नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके बताएंगे दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, पेगासस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कोर्ट को सौंपी गई है रिपोर्ट, अहम फैसला होने वाला है। दूसरी बड़ी अपडेट, पत्रकार राणा आयोग का न्यायिक उत्पीड़न बंद करे भारत, यूएन ने लगाई फटकार, यूएन ने भारत को लगाई फटकार। तीसरी बड़ी अपडेट, वरुण गांधी ने फिर से खोला मोर्चा, बैंक रेलवे के निजीकरण पर वरुण गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, असमानता पैदा कर सरकार पूंजीवाद को दे रही बढ़ावा, ऐसा नहीं कर सकती वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव का रण जो है वो कल मैदान में 624 उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक कहीं न कहीं तरीके से वोट में भीख मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं आशीष मिश्रा को जमानत पर जयंत चौधरी ने किया ऐलान। वहीं बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को लेकर भी पुलिस ने कसा शिकंजा। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, जहां खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने के बाद क्या कुछ मामला निकल के, और कर्नाटक में जल रहा है कर्नाटक हिजाब विवाद पर आखिर क्या कुछ है। बड़ी खबर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद वहीं हिंदुओं ने कहा वोट, बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हिंदू अगर वोट नहीं दिए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। बीजेपी के नेता और विधायक कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया हिंदुओं तो इस बार मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं और प्रत्याशी एक दूसरे पर खूब हमलावर हैं। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक प्रत्याशी डुमरियागंज सीट से बीजेपी के विधायक, वर्तमान विधायक और प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह हैं, जिनका एक विवादित बयान सामने आया है। और इस विवादित बयान को वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार उन्होंने कहा है कि जो हिंदू उन्हें छोड़कर किसी को वोट देंगे तो उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। और उन्हें खुद ही हिंदू का ही खून है मुसलमानों का, और हिंदुओं एक हो जाओ। लगातार दोस्तों चुनाव का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू मुसलमान से पर आ गया है और हालत जो है इनकी खराब हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, हिजाब विवाद के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के सड़कों पर उतर चुके हैं लोग। आज भी जल रहा है कर्नाटक। दोस्तों आपको बता दें कि बजरंग दल, युवा शाखा बजरंग दल के 23 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब एक तरीके से कर्नाटक में माहौल गर्म है। कर्नाटक में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव के 20 शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया। उसके अलावा अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। दर्जी का काम करने वाले बजरंग दल के 26 वर्षीय सदस्य हर्षा की कल रात करीब 9 बजे अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वो बच नहीं सका। आपको बता दें कि हालात जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं कर्नाटक में। इसी दूसरी तरफ हिजाब को लेकर भी मामला गरमाया हुआ है और हिजाब पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार समेत कई जगहों पर हिजाब पर रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हिजाब को लेकर पाबंदियाँ लगाने की बात निकल के आ रही हैं। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पेगासस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा पेगासस का मामला। 23 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कथित जासूसी के मामले में गठित टेक्निकल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। सीजीआई एनबी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच 23 फरवरी को इस मामले में लंबित याचिकाओं और रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें गांधीनगर यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक साइंसेज के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरला के अमृता विद्यापीठन के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर पी और आईटी बॉम्बे के डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमास्ते शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरवी रविंद्रन की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 2 एक्सपर्ट, पूर्व आईपीएस आलोक जोशी और डॉक्टर
संदीप ओबराय भी शामिल हैं। तो एक तरीके से 23 तारीख को अहम फैसला कल सुनाया जाएगा। एक और अपडेट, पत्रकार राणा आयोग का न्यायिक उत्पीड़न बंद करे भारत, यूएन ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने भारत सरकार पर पत्रकार राणा आयोग का न्यायिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। एक ट्वीट कर यूएन की संस्था ने आयोग की सुरक्षा की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूएनएचआरसी ने भारतीय पत्रकार राणा आयोग के खिलाफ दर्ज मुकदमों को प्रताड़ना बताते हुए भारत से आग्रह किया है कि उन पर सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोमवार को जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राणा आयोग के खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न को फौरन रोका जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्र खोजी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता राणा आयोग दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का लगातार तेज होते ऑनलाइन हमलों और धमकियों का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमले उनके देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने, सरकार द्वारा महामारी को ठीक ढंग से न संभाल पाने के कारण आलोचना करने वाले, हाल ही में कर्नाटका के स्कूल और कॉलेज के हिजाब में बैन पर उनकी टिप्पणियों के कारण बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बैंक और रेलवे के निजीकरण पर वरुण गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा असमानता पैदा कर सरकार पूंजीवाद को दे रही है बढ़ावा। दरअसल एक बार फिर से मोदी सरकार पर वरुण गांधी हमलावर हुए हैं। वरुण गांधी ने कहा है कि पूरी तरीके से ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संकट में है। और वरुण गांधी ने कहा है कि आज हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। हालत इस तरीके से ख़राब हो चुकी है कि आज बैंक और रेलवे को पूरी तरीके से निजीकरण करके इनको बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीधा उन्होंने हमला बोला है। आपको बता दें कि वरुण गांधी काफ़ी पहले से लगातार हमलावर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, और इस बार भी वो हमलावर हैं। और उनका सीधा मानना है कि बैंक और तमाम चीज़ों को निजीकरण से लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, वो कम होने वाली नहीं हैं। इसी बीच आपको अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें सरकार को लेकर उन्होंने सीधा हमला बोला, केंद्र सरकार पर इस पर बड़ा आरोप लगाया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर अब एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा भाजपा ने हमारा इस्तेमाल किया और फिर पूरी तरीके से लात मार के बाहर निकाल दिया। यही है भाजपा की सच्चाई। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से पिछड़े समाज को एक होने की बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा यूज एंड थ्रो पार्टी है। सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर हमारी नाराजगी भाजपा से है तो कुछ चीज़ों पर हमारी सहमति योगी से थी, और ये भी कटु सत्य है कि भाजपा ने हमारा इस्तेमाल कर सरकार बनाई फिर हमें किनारे कर दिया है। दरअसल आपको बता दें 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाली सोलदो भारतीय समाज पार्टी इस बार सपा गठबंधन में शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भाजपा समाज में नफरत के बीज बो रही है, और वो कहते हैं कि भाजपा ने हमारा इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी, पिछड़ी विरोधी बताया। कहा है कि भाजपा इस बार जो है 100 का आंकड़ा भी पार करने वाली नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बाहुबली अतीक अहमद के छोटे बेटे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 5 करोड़ की रंगदारी केस में पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां अतीक जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे अली पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। बीते दिनों प्रयागराज के करेरी थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में अतीक अहमद छोटा बेटा अली फरार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाहुबली अतीक अहमद के छोटे बेटे अली समेत 6 गुर्गों पर प्रयागराज के करेली थाने में 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से अली फरार चल रहे हैं, जिसके चलते बीते दिनों पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें, अतीक अहमद का बेटा उमर भी कई सालों से फरार बताया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पे भड़के जयंत चौधरी ने सीएम योगी पे कसा तंज। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मामला अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। अब पीड़ित किसानों के परिवार वालों जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया जाए। इस बीच रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर कसा तंज। जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ट्वीट पर लिखा है कि योगी जी को बताना चाहिए कि आशीष मिश्रा टेनी के बेल होने से इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका
प्रस्तुत नहीं की है। इस तरीके से ये चीज़ें निकल के आई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जब मुंबई अब उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी प्रत्याशी ने मांगा साइकिल के लिए वोट, लोग लेने लगे मजे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 21 फरवरी को स्थगित हो गया चौथे चरण के चुनाव प्रचार। चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच दावे और वादे चल रहे हैं। इसी बीच नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। दरअसल कई नेता पाला बदल दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा उनकी जुबान फिसल रही है, पुरानी पार्टी का नाम ही आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, भाजपा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी मनीष रावत के साथ ही ऐसा हुआ, जहां मनीष रावत ने समाजवादी पार्टी और साइकिल के लिए वोट मांग लिया। यानी वो 1 मिनट तक वो साइकिल ही करते रहे, जिसका सोशल मीडिया में अब वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जी हाँ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके मंच से इस तरीके की बयान अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से सवाल खड़े कर रही है। और एक तरीके से ये भी हो रहा है कि भाई इनको कुछ अता पता नहीं है, और जो सच्चाई है मुंह पे, वो सच्चाई ज़ुबान पे आ गई है, जो अंदरूनी सच्चाई है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान किसी भी तरीके की समस्या, अनियमितता आने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इन पर संपर्क कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने जारी किया नंबर। दोस्तों एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तीसरे चरण में चुनाव में हंगामा हुआ, तीसरे चरण में जो बातें हुई वो इस चरण के चुनाव में ना हो, इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही, जिसमें चतुर्थ चरण में अनियमितताओं को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने फिर से नंबर जारी कर दिए हैं और कहा है कि अगर कोई समस्या होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर चित्रकूट में गरजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में गरजे और समाजवादी पार्टी की जनसभा में लोगों का भीड़ भी उमड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, इससे हालत ख़राब हो चुकी है तमाम पार्टी के नेताओं विपक्षियों के। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम अब बहुत हुआ बाबा का अत्याचार, अब की बार सरकार बदलाव करने जा रही है और बाबा की जो गर्मी है, बाबा का जो बुलडोज़र है, वो 10 मार्च के बाद कहीं दिखने वाला नहीं है। बाबा का बुलडोज़र और बाबा की गर्मी आने वाले समय में शांत होने वाली है और आप बदलाव के लिए वोट करिए। इस बार बदलाव पूरी तरीके से होने जा रहा है। जनता ने बदलाव के लिए पूरी तरीके से मोड़ बना लिया, जनता ने बदलाव के लिए पूरा मन बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव की जनसभा में जो भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर भी कहीं ना कहीं तरीके से बीजेपी की नींद जो है वो उड़ चुकी है। ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें, अगली एक और अपडेट लेते हैं, जहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी ने फिर से चुनाव आयोग को लिखा खत। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सरोजनी नगर में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर रहे ज्ञानेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, उनको उतारने के बाद उनकी पत्नी आईजी जो कि वहाँ की हैं लक्ष्मी सिंह, उनको भी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार पत्र लिख रही है। उनका कहना है कि अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चुनाव को पोलराइज करेंगे और चुनाव को कहीं ना कहीं तरीके से इसमें साफ चुनाव को मोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अखिलेश यादव ने फिर से शिक्षा मित्रों को सपा में नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को सपा में नौकरी मिली, लेकिन ये भाजपा के झांसे में फंस गए और 5000 शिक्षा मित्रों की जान चली गई। इस बार वो पूरी तरीके से बदलाव के मोड में है और शिक्षा मित्र हमारे साथ हैं, इसलिए सरकार जो है वो बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। शिक्षा मित्रों को लेकर कहीं ना कहीं तरीके से उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया और इस बड़े ऐलान के बाद शिक्षा मित्र किधर जाएगा, अब आप अपने सुझाव दें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों चौथे चरण से शुरू होगी सपा के साथ और भाजपा की कड़ी टक्कर। 3 चरणों में सपा सबसे आगे रही। दोस्तों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चरण में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को अपने बागी नेताओं से ही कड़ा मुकाबला करना होगा। दरअसल इस चरण की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा से बागी हुए नेता चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 16 रिजर्व सीटें भी शामिल हैं।
वहीं जिले की बात करें तो इस चरण में लखनऊ, हरदोई, पीलीभीत, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर। सो प्रशांत किशोर और केसीआर के बीच हुई मुलाकात। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने की तैयारी, फ्रंट फट की सुगबुगाहट तेज। दोस्तों इसी साल जुलाई अगस्त में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में थर्ड फ्रंट के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाए जाने की खबरें हैं। आपको बता दें कि इसके लिए तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी महीने में हैदराबाद में तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में 70 वर्षीय जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद खबर आई है कि केसीआर चाहते हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया जाए। आपको बता दें प्रशांत किशोर इस बार तेलंगाना के चुनाव केसीआर की पार्टी टीआरएस के लिए काम करेंगे। केसीआर और पीके की मुलाकात के बाद नीतीश और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। ऐसे में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर घूम काम कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर झूठ और कॉमेडी। पीएम मोदी शाह के गरीब वाले बयान पर बिफरे बॉलीवुड एक्टर, बोले कुर्सी अब खतरे में आ गई है तो बयान ऐसा ही देंगे। दोस्तों फिल्म मेकर और एक्टर KRK अक्सर ही अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। चुनाव के दौरान KRK कहीं न कहीं एक तरीके से KRK और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा हमला बोला है। एक बार फिर से उन्होंने ट्विटर के जरिए लिखा है कि मोदी जी आपकी हालत ख़राब हो चुकी है। हिंदू मोदी जी आधिकारिक तौर पर कहा था कि 2022 तक भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। ऐसा तो हुआ नहीं। हिंदू मुस्लिम ना कभी करते खतरे में थे, ना हैं और ना कभी होंगे। अगर ऐसा होता तो अकबर का सेनापति हिंदू और महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम ना होता। हमेशा कुर्सी ही खतरे में रहती है और आज भी खतरे में है। तो एक तरीके से ये उन्होंने बड़ा हमला और निशाना साधा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें 4 चरणों में हुआ सफाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस बार गोली चलाने वालों का होगा सफाया, गोली नहीं, इस बार करारा जवाब मिलेगा। बात तो हिस्सेदारी की होगी। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार गरज रहे हैं। ओवैसी पहुंचे प्रतापगढ़ में, जहां हिस्सेदारी की बात कर गए। उन्होंने कहा है कि बाबा अखिलेश अब ऐसा काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव पर ही भड़कते हुए उन्होंने कहा कि अब हम आपके वोट बैंक नहीं, अब हमें आप हिस्सेदार बनाएंगे। अगर हिस्सेदारी नहीं तो वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में समय हमारा है जब हम नेतृत्व करेंगे और नेतृत्वकर्ता में सबसे आगे हम रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बड़ी बातें कही हैं। ये चीज़ें कहकर उन्होंने कहीं न कहीं माहौल पलट दिया। एक और अपडेट लेते हैं। आतंकवादी अभी तक जिंदा हैं तो मोदी योगी को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला बड़ा हमला आतंकवादी बयान पर। दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या योगी की भाषा बदल रही है, उस पर यूपी में राजनीति भी तेज हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी पर सीधा सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को आतंकवादी बताया जा रहा है, केजरीवाल को आतंकवादी बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ा फेलियर गृह मंत्री अमित शाह का है। तत्काल इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। इस तरीके से आरोप लगाकर बरगलाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अगर आज आतंकवादी कहीं न कहीं है तो वो बताएं कि आतंकवादी कहाँ हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पूरी तरीके से विफल है। मोदी योगी चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आखिर देश में आतंकवादी जिंदा हैं और हमारे देश का मुखिया जो है वो बता रहा है कि कौन आतंकवादी हैं, कौन क्या है। अरे आप करना है तो आप कार्रवाई करिए। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। एक और अपडेट, गुजरात बीजेपी के ट्वीट पर बड़ी रार तो ट्विटर ने हटा दिया पोस्ट। जी हाँ, ट्विटर ने गुजरात बीजेपी पे की बड़ी स्ट्राइक। दरअसल अहमदाबाद ब्लास्ट केस में किया था ट्वीट। दरअसल आपको बता दें अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए एक पोस्ट से रार पैदा हो गई है। ट्विटर ने ट्वीट को हटा दिया। ट्वीट को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। ट्विटर ने ये कहते हुए पोस्ट को हटा दिया है कि उनके नियमों का उल्लंघन किया गया है। गुजरात बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट में एक कार्टून डाला गया था जिनमें कुछ टोपी पहने पुरुषों को फांसी के फंदे से लटके हुए दिखाया गया था। इनके बैकग्राउंड में एक तिरंगा और बम विस्फोट के दृश्य को दर्शाने वाली एक तस्वीर थी। इनके ऊपरी हिस्से में दाएं कोने पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, जिसे अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत के फैसले के एक दिन
दिन बाद शनिवार को गुजरात भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। गुजरात कांग्रेस ने भाजपा पर विवादास्पद ट्वीट के माध्यम से फैसले का फायदा उठाने का आरोप लगाया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इसे कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता है। इस तरीके से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और इसी को लेकर ट्विटर ने ये बड़ी बातें कही हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें जहाँ पे अपने ऊपर दर्ज FIR पर समीर वानखेड़े की अनोखी दलील, बोले वो नाबालिग थे, मां ने कराए थे दस्तखत। अब आप समझिए, बार लाइसेंस बनवाने के आरोप में दर्ज FIR को कैंसिल कराने के लिए एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अनोखी दलील दी है। जस्टिस SS शिंदे की कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि उस दौरान वो कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी उम्र महज 17 साल की थी। मां ने जिन कागजात पर दस्तखत करने के लिए कहा वो उन्होंने कर दिए। खास बात यह है कि वानखेड़े की मां की 2015 में मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट इस याचिका पर बुधवार को यानी कल अपना फैसला सुनाएगा। वानखेड़े ने महाराष्ट्र के एक्साइज कमिश्नर के मौखिक आदेश को चुनौती दी थी और इस पर जस्टिस GS पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई। लिया अब आप समझ सकते हैं कि हालत जो है इनकी खराब हो चुकी है। लगातार कोर्ट में आर्यन खान को पेशी कराने वाले अब समीर वानखेड़े जेल जाने की तैयारी हो चुकी है, तो अब गिड़गिड़ाने लगे हैं और अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।